बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अल-ख़तीब अल-बग़दादी के बारे में। अल-ख़तीब अल-बग़दादी रहमहुल्लाह, इनको इल्म उसूल हदीस में वही हैसियत हासिल है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को इल्म हदीस में हैसियत हासिल है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात अल्लामा इब्न हजर अपनी किताब शरह नुक़बतुल फ़िक्र में लिखते हैं। वो कहते हैं कि सबसे जो बेहतरीन वर्क इल्म उसूल हदीस में किया है वो अल-ख़तीब अल-बग़दादी रहमहुल्लाह का है। आज हम उनकी ज़ात के बारे में कुछ अहम बातें, कुछ मालूमात जो हैं वो जानेंगे। और मेरी ये वीडियो उन 100 शख्सियात के बारे में जो सीरीज़ में बना रहा हूँ उसका एक हिस्सा है जिनका जानना हर तालिब इल्म और हर तालिबा के लिए लाजिम है। तो इमाम अल-ख़तीब बग़दादी के बारे में हम क्या क्या बातें जानेंगे, हम कुछ मालूमात, फिर उनके ऊपर जो तनकीद की गई है वो, फिर उनकी जो किताबें हैं वो, और फिर फ़न्ने उसूल हदीस की जो तरक्की हुई है वो, और फिर मज़हब और साइंस का आपस में क्या रिलेशन है, आया मज़हब और साइंस के ऊपर जो है ना वो एक ही दौर में इकट्ठा काम हो रहा था या कि अलग अलग था, इनके इदारे अलग थे, सेपरेट थे या कि इकट्ठे थे, इनकी शाहराएँ, इनकी सड़कें सेपरेट थीं, इल्म की स्टडी करने वाले वो अलग शाहराहों पर चल रहे थे या कि एक ही शाहराह पर, इसका हम जायज़ा लेंगे। तो चलते हैं अल-ख़तीब अल-बग़दादी रहमहुल्लाह की तरफ। इनका नाम है अहमद बिन अली अल-बग़दादी, बल्कि अबू बकर अहमद बिन अली अल-बग़दादी, अबू बकर इनकी कुनियत है। और इनकी जो पैदाइश है वो 1002 में बग़दाद में हुई है, और बग़दाद के एक गाँव में, एक कस्बे में। और जो वफ़ात है वो 1071 में बग़दाद में ही हुई है। और बग़दाद जो है ये इराक़ का बड़ा मशहूर शहर है। और ये शहर किसने बनवाया था, आगे मैंने इशारा दे दिया है कि मंसूर जो अब्बासी खलीफा है उसके हुक्म पर इसको तामीर किया गया था। अब इनके जो इल्मी असफ़ार हैं ये बग़दाद में गए, फिर बसरा में, फिर नेशापुर में, फिर रे में, फिर आमुल में, फिर अस्फ़हान में, फिर दिमशक में, फिर सूर में। बसरा और जो बग़दाद हैं ये इराक़ के शहर हैं, मतलब ये है कि ये इराक़ में रहे। फिर उसके बाद नेशापुर ये ईरान का शहर है, रे ये भी ईरान का शहर है, आमुल और अस्फ़हान भी ईरान का शहर है, और दिमशक और जो सूर हैं ये शाम के शहर हैं। इसका मतलब ये है कि इल्म के सिलसिले में, हुसूल इल्म और तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में जो इमाम ख़तीब अल-बग़दादी हैं वो इराक़ में रहे बुनियादी तौर पे, और ईरान में रहे, और शाम में, यहाँ पे इनका जो है ना आना जाना रहा। फिर इनके ऊपर तनकीद भी है, और वो तनकीद ये है कि इन्होंने अदबी सिरका जो है ना वो चोरी की है। और ये तनकीद किन्होंने की है, ये बहुत बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने तनकीद की है। उनमें से एक तो इब्न कसीर हैं जो 1373 में फ़ौत हुए, ये बसरा में पैदा हुए दिमशक में, यानी ये भी उसी इलाके के हैं, और ये भी इराक़ के ही हैं। फिर सिबत इब्नुल जोज़ी हैं, ये बहुत बड़े मौर्रिख़ हैं, ये बग़दाद और शाम में, ये भी इराक़ के ही हैं। और इनकी जो मशहूर किताबें हैं वो है तज़किरतुल ख़वास और मिरातुज़ ज़मान फ़ी तवारीख़िल आयान। फिर एक और हैं इब्न तग़रीब बर्दी, ये 1411 और 1470 में, 1411 में पैदाइश, 1470 इनकी वफ़ात है, ये कहरा के हैं। और इनकी मशहूर किताबें, ये भी बहुत बड़े मौर्रिख़ हैं, अन-नुजूमुज़ ज़ाहिरा फ़ी मुलूक मिस्र वल काहिरा, और अल-बहरुज़ ज़ाख़िर फ़ी तारीख़िल आलम व अख़बारिल अवाइल वल अवाख़िर। ये वो लोग हैं जिन्होंने तनकीद की है और ये कहा है कि ख़तीब बग़दादी जो हैं इन्होंने इल्म चोरी किया है। और ये इल्म चोरी किसका किया है, ये अपने जो उस्ताद हैं अस्सूरी। अब अस्सूरी जो है उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली, तो जैसे मुझे मिलेगी तो और शख्सियात पर जब मैंने वीडियो बनानी है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये बात आपको जो है ना वो अजीब नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जैसे माल की चोरी होती है ऐसे इल्म की चोरी भी होती है, और इल्म भी चोरी किया जाता है। इल्म चोरी करने का मतलब ये है कि किसी और ने काम किया और एक बंदा जो है उसका काम चुरा कर उसमें अपना नाम ऐड करके क्रेडिट जो है उसका एजाज़ जो है वो ख़ुद ले लेता है। और हमारे मुल्क में तो इल्म चोरी बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत से जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो थीसिस हैं, जो मकाले हैं वो बिकते हैं, और पैसे लेकर जो हैं वो पैसे देकर जो हैं वो ख़रीदे जाते हैं। और जो असातिज़ा होते हैं वो तलबा से जो है थीसिस लिखवा कर उसके ऊपर अपना नाम लगा कर वो जो मकाले हैं वो छाप देते हैं। तो ये इल्म चोरी करने की जो है ना मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। और ये भी एक शक्ल है कि मुख्तलिफ़ किताबों से जो है ना उस चीज़ें आगे पीछे करके हम एक नई किताब बनाकर हम छाप देते हैं। हम अपनी तहकीक, अपनी सोच और अपनी जो रिसर्च है उसमें ऐड नहीं करते। तो ये भी इल्म चोरी की जो है ना एक शक्ल है। तो बहरहाल इन्होंने सूरी का काम जो है वो चोरी किया है, ये इनके ऊपर तनकीद जो है वो की गई है।
अब ये तनकीद जो है वो सही है या गलत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं इनकी किताबों की तरफ। तो इनमें जो मशहूर किताबें हैं वो तारीख़ मदीनत इस्लाम है, तारीख़ बगदाद है, अल-किफ़ाया फ़ी मारिफ़त इल्म उसूल रिवाया है, अल-मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़ है, अर्रिहला फ़ी तलबिल हदीस है, अस्साबिक़ वल लाहिक़ है। किताबों का मैं तारुफ़ इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और मेरा बेसिक मकसद है बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि वो बंदा किस दौर का है और उसने क्या जो है वो काम किया और उस किस काम की वजह से वो मशहूर है। फिर हम चलते हैं कि तरक्की, जो इल्म उसूल हदीस की जो तरक्की है वो कैसे हुई। तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 632 में हुआ और इमाम बुखारी तकरीबन 200 साल के बाद आए और इल्म हदीस पे काम हो रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेकर, लेकिन जो बेहतरीन काम है वो तकरीबन 200 साल के बाद हुआ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो वफ़ात है वो 870 की है, यानी 632, 732 और 832 फिर 870, ये 200 साल के बाद। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है ना उनकी वफ़ात के बाद इल्म उसूल जो हदीस है उसके ऊपर काम होता है और जो लोग काम करते हैं उनमें सबसे पहले अर्राम हुर्मुज़ी है, इनका तारुफ़ मैंने करवा दिया है। फिर उनके बाद इमाम हाकिम आते हैं, इनका तारुफ़ भी मैंने करवा दिया है। फिर उनके बाद अबू नुएम अल अस्फ़हानी आते हैं, इनका तारुफ़ भी मैंने करवा दिया है। फिर उनके बाद अल ख़तीब जो है अल बगदादी आते हैं और इनकी जो पैदाइश है वो फ़र्ज़ की गई है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वफ़ात से करीब है। अब अगर आप 870 से ही माने तो फिर 870 से लेकर अल ख़तीब अल बगदादी तक जाते जाते आप देख लें कितना फ़ासला है। 870 और 1000, ये 130 साल तो ये बन जाते हैं। अब 130 साल फिर उसके बाद एक बंदे का इल्म हासिल करना, यानी 20-30 साल आप इसमें और ऐड कर लें तो इसका मतलब ये है कि इल्म उसूल हदीस का आगाज़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वफ़ात के बाद शुरू हुआ और बेहतरीन वर्क आने में तकरीबन जो है ना वो 1.5 या 250 साल लग गए। तो इसका भी हमें जो है ना वो इल्म होना चाहिए। फिर आखिरी जो बात है वो ये है कि मज़हब और साइंस। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि इब्ने सीना जो बड़े मशहूर हैं और ये ईरान में थे और ये काम कर रहे थे। ये 980 इनकी पैदाइश है और 1037 इनकी वफ़ात है। और इब्नुल हैसम इनका बहुत बड़ा नाम है, ये भी साइंसदान है। तो इनकी जो पैदाइश है वो 965 की है और 1040 में इनकी वफ़ात है। ये बसरा में और काहिरा में रहे। अब ये ईरान में रहे और ये जो है ना बगदाद में रहे और मिस्र में रहे। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि अल ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह उसूल इल्म के लिए इनके पास गए हों या इनसे मुलाकात हुई हो, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हाउस ऑफ विज़डम, इसको ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद भी कहते हैं। ये बगदाद में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग उलूम दुनियाविया, जो दुनिया के उलूम में उनके ऊपर जो रिसर्च कर रहे थे, तिब के ऊपर, साइंस के ऊपर, इल्म फ़ल्कियात के ऊपर, वहाँ पे लोग और ज़ुबानों में जो काम किया हुआ था वहाँ से तर्जुमा ट्रांसलेट कर रहे थे। तो अल ख़तीब अल बगदादी के बारे में कहीं भी नहीं आता कि ये जो है ना क्या कहते हैं हाउस ऑफ विज़डम, ये वहाँ पे गए हों और वहाँ पे जो लोग जो हैं वो काम कर रहे थे उनसे इन्होंने इस्तिफ़ादा किया हो। इसका मतलब ये है कि मज़हब की जो स्टडी है वो सेपरेट हो रही थी और मज़हब के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे, कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर या दीगर उलूम के ऊपर, ये अलग थे और जो लोग साइंस के ऊपर काम कर रहे थे ये अलग थे। और इसका मतलब ये है कि मज़हब एक सेपरेट जो है वो एक ब्रांच है और जो साइंस है ये नॉलेज की एक सेपरेट ब्रांच है और दोनों को कंबाइन करना, दोनों को इकट्ठा करना ये गलत है। वैसे मज़हब और साइंस किन चीज़ों में आपस में मुकाबले में है, ये जो सीरीज़ जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना उसके ऊपर मुख्तलिफ़ सीरीज़ बनाऊँ और बताऊँ कि मज़हब और साइंस मौजूदा दौर में किन चीज़ों में आमने सामने है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।